Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सेकेंड यूनिट के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपके साथ यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ। उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और इनकेस अगर कोई कन्फ्यूजन होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। आई विल ट्राई, जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूंगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन रूरल सोसाइटी, what are its main features? तो सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। द टर्म रूरल सोसाइटी इज यूज्ड इंटरचेंजेबली विद द टर्म्स लाइक विलेज, कंट्री साइड एंड फॉक सोसाइटी। ये जो टर्म होता है रूरल सोसाइटी ये बहुत बार इंटरचेंजेबली यूज़ कर लिया जाता है। विलेज के बारे में जब हमने कहना हो तो विलेज को रूरल सोसाइटी कह सकते हैं, या कंट्री साइड, एक कंट्री की साइड में जो एरिया है, जो एक आउटस्कर्ट्स में जो एरिया आता है उसको भी हम रूरल सोसाइटी कह सकते हैं या फॉक सोसाइटी कह सकते हैं। द टर्म कंट्री साइड इट्स पॉपुलर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। कि वेस्ट में जितनी भी कंट्रीज आती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सारी कंट्रीज़ में जो रूरल सोसाइटी है उसको कंट्री साइड कहा जाता है। इट प्राइमरली डिनोट्स अ क्वाइट प्लेस। और जो ये रूरल सोसाइटी होती है ये बहुत ही शांत पीसफुल प्लेस होती है, अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी। जो शहरों में इतना शोरगुल, पॉल्यूशन, शोर शराबा, उससे बिल्कुल अलग हटकर ये एक जगह होती है वेयर वन इज़ वेरी क्लोज टू नेचर, जहाँ पे एक इंसान जो होता है नेचर के बहुत करीब होता है, कैन अफोर्ड अ पीसफुल लिविंग। बहुत शांति वाले माहौल में हम जो है वहाँ पर रहते हैं। In India, a community having a population of less than 1000 person per square kilometer, majority of its population is engaged in primary occupation। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक स्क्वायर किलोमीटर में अगर 1000 पर्सन से कम लोग रहते हैं उसको हम रूरल सोसाइटी कह सकते हैं। और वहाँ की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होता है? एग्रीकल्चर, यानी कि वो एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, ये सारी चीज़ें करके जो है अपनी अर्निंग करते हैं। उसके अलावा विलेज पंचायत वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों के लोकल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। साइज़ ऑफ द इंडियन विलेज इज़ वेरी स्मॉल। जो इंडियन विलेज का साइज़ होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, काफ़ी कम पॉपुलेशन वहाँ पे होती है। पीपल हैव क्लोज एंड फेस टू फेस रिलेशनशिप। अब लोग जो है उनके काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं, वो एक दूसरे को बाय फेस जानते हैं। दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द विलेज। लोगों की पहचान उनके गांव से होती है, वो अपने गांव को अपनी पहचान मानते हैं। दे शेयर देयर हैप्पीनेस एंड सॉरो टुगेदर। अपने गांव के साथ वो मिलकर जो है अपनी खुशियाँ और जो अपने दुख है उसको बांटते हैं। इट डजेंट मीन दैट देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट एट द विलेज लेवल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि विलेज लेवल पर सब लोग खुशी से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी होते हैं विलेज लेवल पर। फैमिली डिस्प्यूट्स लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी एंड ब्लडशेड आर वेरी मच पार्ट ऑफ द रूरल सोसाइटी। फैमिली डिस्प्यूट में सबसे कॉमन क्या है? प्रॉपर्टी डिवीजन को लेकर। बहुत बार ये भी देखा गया है कि फैमिली के ही मेंबर्स अपने ही फैमिलीज़ को मार देते हैं प्रॉपर्टी के राइट को लेकर। सो ये भी एक हम कह सकते हैं रूरल सोसाइटी का पार्ट है। नेक्स्ट हेडिंग है इंडियन विलेजेस। इट इज़ अ स्मॉल सोसाइटी विद स्मॉल पॉपुलेशन। तो इंडियन विलेजेस क्या है? एक छोटी सी सोसाइटी है जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम होती है। पीपल ऑक्यूपाइंग द सेम स्टेटस लिव इन द सेम नेबरहुड। तो आपके आसपास के जितने भी लोग होते हैं बेसिकली उनका सेम ही स्टेटस रहता है, एक जैसे लोग होते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहते हैं। रूरल सोसाइटी इज़ एन एग्रीगेरियन सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जिनका मेन काम क्या है? एग्रीकल्चर। रूरल सोसाइटी इज़ मार्क्ड बाय ट्रेडिशनल मॉरल कस्टम्स एंड फोकवेज। रूरल सोसाइटी वहाँ के रीति रिवाज, जो वहाँ के कस्टम्स हैं, जो वहाँ के लोकगीत हैं, वहाँ से जानी जाती है। इट प्रिजर्व्स द ट्रेडिशनल कल्चर। तो विलेजेस में जो भी पुराना कल्चर आता है उसको प्रिजर्व किया जाता है, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको सिखाते हैं ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन होता जाए। नेक्स्ट हेडिंग है डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन विलेजेस।
इंडियन विलेजेस एग्जिबिट अ ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी। ये जो इंडियन विलेजेस होते हैं हमें काफ़ी सारी डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया हैव डिफरेंट नंबर ऑफ विलेजेस। इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो विलेजेस हैं हमें देखने को मिलते हैं। द स्टेट कंप्राइजिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेजेस इज उत्तर प्रदेश। जिस राज्य में सबसे ज़्यादा हमें जो है विलेजेस देखने को मिलते हैं वो है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जो है वो दमन एंड दीव में देखने को मिलते हैं। Affluent or the rich villages of Punjab where people live whose children have gone abroad and regularly send money। और जो rich villages हैं, बहुत अमीर villages में से एक है पंजाब का एरिया, जहाँ पर जो लोग हैं वो वहीं रहते हैं बट उनके बच्चे जो है अब्रॉड जा चुके हैं और वहाँ पर जाके काम करते हैं और वहाँ से पैसा सेंड करते हैं अपने पेरेंट्स को। उसके अलावा कुछ पुअर विलेजेस भी हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि बिहार के कुछ विलेजेस हैं, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। वेयर फॉर वन स्केयर मील द पेरेंट्स आर फोर्स टू सेल देयर चिल्ड्रन। जहाँ पर एक वक्त के खाने के लिए पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को बेच देते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन विलेजेस हमें देखने को मिलते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा अमीर है जैसे पंजाब के एरियाज़ में विलेजेस, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब है जहाँ पर एक वक्त का खाना तक वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ विलेजेस। विलेजेस हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू साइज। साइज के अकॉर्डिंग जो है विलेजेस को उसके टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है 26.5% विलेजेस हैज लेस देन 500 पीपल। 26% इंडिया में ऐसे विलेजेस हैं जिनकी पॉपुलेशन 500 से भी कम है। सेकेंड पॉइंट 41.8% विलेजेस हैड अ पॉपुलेशन बिटवीन 500 एंड 2000। 41% के आसपास इंडिया में विलेजेस हैं जिनकी पॉपुलेशन 500 से 2000 के बीच में है। थर्ड पॉइंट 19.4% विलेजेस हैड अ पॉपुलेशन बिटवीन 2000 एंड 5000। और 19% के पास में इंडियन विलेजेस हैं जिनकी पॉपुलेशन 2000 से 5000 के बीच में है। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम इसको कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फीचर्स ऑफ रूरल सोसाइटी। सबसे पहला पॉइंट है जनरल एनवायरनमेंट एंड ओरिएंटेशन टू नेचर। रूरल पीपल बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफिक लोकेशन आर क्लोजली एसोसिएटेड विद नेचर। जितने भी विलेज एरिया के लोग होते हैं वो अपने ज्योग्राफी के कारण नेचर के बहुत करीब होते हैं। दे हैव नो कंट्रोल ओवर रेन, हीट, फ्रोस्ट, स्नो एंड ड्रॉट। यानी कि उन लोगों का कोई भी कंट्रोल नहीं होता नेचर की इन सारी चीज़ों पे। दीज एलिमेंट्स आर वाइटल फॉर फार्मर्स। और यही चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक फार्मर के फार्मिंग में। रूरल ड्वेलर्स बिल्ड अप बिलीव्स एंड कन्वेंशंस अबाउट नेचर। तो इसीलिए बहुत सारे गाँव के लोग जो होते हैं बहुत सारे अपने आप ही विश्वास बना लेते हैं, अपने आप अजम्पशंस बना लेते हैं नेचर से रिलेटेड। अ पैटर्न ऑफ थॉट एंड फिलोसफीज ऑफ लाइफ। बहुत सारी चीज़ें जो है एक ज़िंदगी से या फिर खेती बाड़ी से वो जोड़ लेते हैं अपने आप। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो नेचर के बहुत करीब है, क्योंकि उनका जो काम होता है खेती बाड़ी वो नेचर में ही किया जाता है और नेचर के ही फैक्टर्स उसको इफ़ेक्ट भी करते हैं। सेकेंड पॉइंट ऑक्यूपेशन। द मेजर ऑक्यूपेशन इन मोस्ट रूरल एरियाज इज़ फार्मिंग। ज़्यादातर जो गांव होते हैं वहाँ पर फार्मिंग ही मेन ऑक्यूपेशन होता है लोगों का। देर आर सम नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन इन रूरल एरियाज बट दीज आर सेकेंडरी इन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। विलेज एरिया में जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो फार्मिंग ही होता है, बट कुछ लोग जो होते हैं वो नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस भी करते हैं, बट वो सेकेंडरी ऑप्शन होता है उनका। मेन ऑप्शन उनका जो प्राइमरी होता है वो फार्मिंग ही होता है। थर्ड पॉइंट है साइज ऑफ द कम्युनिटी। द रूरल सोसाइटी इज ऑलवेज स्मॉलर देन द अर्बन कम्युनिटी। जो गांव होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं अर्बन शहरों के मुकाबले। रूरल एरियाज हैव अ लो पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में जो पॉपुलेशन होती है वो भी कम होती है इसके कंपैरिजन में। इनफ लैंड मस्ट बी अवेलेबल टू रेज क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। और उतनी इनफ लैंड होती है कि वो लोग अपने क्रॉप्स को ग्रो कर सकें और जो उनके एनिमल्स होते हैं उसको डोमेस्टिकेट कर पाएँ उस एरिया में। फोर्थ पॉइंट homogeneity. There is homogeneity of social and psychological characteristics in the population. जितने भी लोग एक विलेज में रहते हैं वो सोशली और साइकोलॉजिकली उनके जो व्यू पॉइंट होते हैं, उनके जो थॉट्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। देयर इज सिमिलैरिटी इन द लैंग्वेज। उनकी भाषा एक होती है, उनके बिलीव्स विश्वास एक तरीके के होते हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ स्मॉल कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ द विलेज शेयर कॉमन इंटरेस्ट। अब उनकी एक ही कम्युनिटी है, उसी एरिया में वो रहते हैं, सबको जानते भी हैं, तो इस तरीके से उन सब
सबके सेम ही इंटरेस्ट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सोशल डिफ्रेंसिएशन एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। द सेगमेंट्स ऑफ द रूरल सोसाइटी आर हाईली होमोजीनियस इन नेचर। जो रूरल सोसाइटी होती है वो होमोजीनियस नेचर की होती है, यानी कि वहाँ पे रहने वाले लोगों की थिंकिंग बिलीफ ज़्यादातर एक जैसे ही होते हैं। देयर आर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, कम्युनिटी के अकॉर्डिंग नहीं लेते हैं। यानी कि लो डिग्री ऑफ सोशल डिफ्रेंसिएशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन भी देखने को मिलता है। यानी कि उन सबकी कास्ट जो होती है वो अपनी अलग अलग होती है, अपने तरीके से वो लोग बिहेव करते हैं। तो इस तरीके से एक इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ बिहेवियर भी उनमें देखने को मिलता है, जो उनको थोड़ा सा सोसाइटी में डिवाइड करता है। तो ऐसा नहीं कि सोसाइटी में एक जैसे बिलीव्स हैं, एक जैसे बिहेवियर ही फॉलो करते हैं। अपना अपना डिसीजन होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, जिसकी वजह से सोसाइटी में हम स्ट्रैटिफाइड भी कर सकते हैं उन लोगों को कास्ट के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे। पॉइंट है सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू द मूवमेंट फ्रॉम वन सोशल ग्रुप टू अनदर। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। अब मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। अब सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या है? सोसाइटी में जब मूवमेंट होता है, एक सोशल ग्रुप को छोड़कर आप दूसरे सोशल ग्रुप का पार्ट बनते हो। इसी तरीके से ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का क्या मतलब है कि आप एक ऑक्यूपेशन को छोड़कर कोई दूसरा ऑक्यूपेशन जब करने स्टार्ट कर देते हो, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। टेरिटोरियल मोबिलिटी फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज एंड फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज। और टेरिटोरियल मोबिलिटी का मतलब है कि एक एरिया को छोड़कर, चाहे वो रूरल एरिया है चाहे अर्बन एरिया, आप कहीं और शिफ्ट हो गए हो, तो इसको बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। सेवेंथ पॉइंट है सोशल कंट्रोल। सोशल प्रेशर बाय द कम्युनिटी इन द रूरल एरियाज इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द पर्सनल एंड इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट, साइज एंड होमोजेनिटी ऑफ द रूरल कम्युनिटीज। अब जितने भी विलेज होते हैं वहाँ पर सोशली लोगों को प्रेशराइज किया जाता है ताकि वो लोग सोसाइटी के बाहर जाकर अपना डिसीजन ना लें। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर कोई किसी को पर्सनली जानता है, इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स हैं, साइज बहुत छोटा है विलेज का, एक जैसे बिलीव्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस एक जैसे हैं। तो इस तरीके से विलेज एरियाज में सोशली लोगों को कंट्रोल किया जाता है। फॉर्मिटी टू सोशल नॉर्म इज बाय इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। और इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि लोग जो है सोशल नॉर्म्स को फॉलो करें, और ये जो भी प्रेशराइज किया जाता है लोगों को, वो इनफॉर्मल तरीके से किया जाता है। एट द ट्रेडिशनल लेवल द ग्रेटेस्ट पनिशमेंट टू पर्सन कैन बी हिज ह्यूमिलेशन इन पब्लिक। पुराना तरीका क्या है कि लोगों को पनिशमेंट देना पब्लिकली, अगर वो विलेज के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। Such a treatment is believed to be deter any future commitment of an offense or anti-social act by the person concerned, ताकि वो person future में दोबारा से ऐसी गलती ना करे। In case of dishonesty and cheating, fines are imposed. अगर कोई किसी के साथ dishonesty करता है, cheating करता है, तो उसमें भी उस पर fines लगाए जाते हैं। ये कुछ इनफॉर्मल तरीके हैं जिसमें विलेज एरियाज के जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो करवाने के लिए लोगों को कंट्रोल किया जाता है। पॉइंट है लीडरशिप पैटर्न। लीडरशिप इन रूरल एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ द नोन पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द इंडिविजुअल। इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द फेस टू फेस कॉन्टैक्ट एंड मोर इंटीमेट नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल। अब एक विलेज एरिया में जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो पर्सनल क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। अब यहाँ पर लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो उनको अच्छे से पता है कि कौन सा पर्सन कितना कैपेबल है लीडर बनने के लिए। तो इसीलिए उस नॉलेज का इस्तेमाल कर कर उस गाँव के लीडर को जो है वो चूज़ करते हैं। लास्ट 9th पॉइंट है सोशल सॉलिडारिटी। द विलेज एज अ यूनिटी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर कट अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट एंड यूनाइट्स अ नंबर ऑफ अनन्यूक्लिएटेड फैमिलीज। तो गांव एक ऐसी यूनिट है जिसमें लोगों की एकता देखने को मिलती है, चाहे किसी भी कास्ट के हो, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जो है उसकी वैल्यू को समझा जाता है, उसे रिस्पेक्ट किया जाता है, और जो भी प्रॉब्लम होती है कम्युनिटी की वो कॉमनली वो लोग मिलकर जो है आपस में सॉल्व करते हैं। उसके अलावा इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, सोशल, रिलीजियस लाइफ एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। वो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा बार्टर सिस्टम भी देखने को मिलता है। बार्टर सिस्टम जिसमें आप बिना पैसे दिए लोगों के साथ चीज़ों को एक्सचेंज करते हो। एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। नंबर 9, राइट इन डिटेल अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल सोसाइटी। सो इस क्वेश्चन में भी लिखते वक्त आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, और आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल सेम रहेगा
जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस किया था। बिल्कुल एज इट इज़ आपने सेम लाइंस लिखनी है, क्योंकि आपके दोनों ही क्वेश्चन रूरल सोसाइटी पे बेस्ड है। आपका क्वेश्चन जो है 18 मार्क्स का रहता है, तो इसीलिए आप सीधा सोशल स्ट्रक्चर के पॉइंट नहीं लिखोगे, आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए ही अपना आंसर लिखना है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन का जितना भी पैरा है वो सारा यहाँ पे रिपीट करोगे। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स अगेन लगा दी हैं, मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पर जब आप इंट्रोडक्शन लिख दोगे, उसके बाद आपकी इस क्वेश्चन में हेडिंग आएगी सोशल स्ट्रक्चर। सबसे पहला पॉइंट है आपका रूरल इकोनॉमी। फर्स्ट इसकी सब हेडिंग है एग्रीकल्चर। रूरल सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। जो रूरल सोसाइटी होती है वो किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी पर। लैंड इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। उनके जीने का जो सोर्स है, उनको जो इनकम मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? उनकी लैंड से। इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश देयर इज़ मार्केट इकोनॉमी। अब आज के टाइम में मंडी सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर जो भी उगाया जाता है उसको मंडी में जाके बेचा जाता है, यानी कि मार्केट इकोनॉमी बन चुकी है गाँव में। The village produces not only for itself but also for the nation at large। तो आज के टाइम में गांव जो है अपने खाने के लिए ही ग्रो नहीं कर रहे हैं। सेल्फ कंजप्शन एक टाइम पर कॉन्सेप्ट था, बट आज के टाइम में जो विलेजेस हैं वो पूरे नेशन के लिए जो है ग्रो कर रहे हैं। इन पॉइंट है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। एट सम प्लेसेस द प्लफ कल्चर इज फाउंडेड वेयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज अंडरटेकन विद द हेल्प ऑफ एनिमल। सो जहाँ पे प्रोडक्शन कम रहता है, जहाँ पर वो लोग बहुत कम ग्रो करते हैं, वहाँ पर अभी भी प्लफिंग जो होती है वो एनिमल्स की मदद से होती है। बट कुछ स्टेट्स में जहाँ पर प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे किया जाता है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ट्रैक्टर्स आ चुके हैं, फर्टिलाइजर्स आ चुके हैं, हाई ईल्ड वेराइटी सीड्स का यूज़ किया जाता है। तो प्रोडक्शन के अंदर न्यू टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है। थर्ड पॉइंट है लैंड रिलेशन। इसके अंदर आपकी सब हेडिंग है लैंड लॉर्ड्स। सच पर्सन्स हैव अ बिग चंक ऑफ लैंड। अब लैंड लॉर्ड किसको कहते हैं? जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है। दे डोंट वर्क ऑन देयर फील्ड। वो अपने खेत में खुद काम नहीं करते हैं। दे गिव देयर लैंड टू द टीनेट कल्टिवेटर्स। वो अपनी जो ज़मीन है उसको किराए पर दे देते हैं कल्टिवेटर्स को, और फिर जो है हर मंथ उसका रेंट जो है उनके पास आता रहता है। देयर रेंट इज़ क्वाइट हाई। उनका जो रेंट होता है वो बहुत ही हाई होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंड लॉर्ड एंड द टीनेट कल्टिवेटर इज़ दैट ऑफ द एक्सप्लॉयटर एंड एक्सप्लॉयटेड। तो उनके बीच का रिलेशन कैसा है कि एक जो है दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसका फायदा उठा रहा है। इसकी सब हेडिंग है ओनर कल्टिवेटर्स। दीज आर द रिच पीसेंट्स हु वर्क ऑन देयर फील्ड्स एंड ऑल्सो एम्प्लॉय एग्रीकल्चरल लेबर्स। सो ओनर कल्टिवेटर्स वो हैं जो अपने खेत पर खुद भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी वहाँ पे काम करवा रहे हैं। रिलेशनशिप इज बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। तो उनके बीच का रिलेशन कैसा है? एक बॉस और एम्प्लॉय का, कि वो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और वो लोग जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं उसको मैनेज कौन कर रहा है? वहाँ पर उसका जो ओनर है कल्टीवेटर का, वो मेन ओनर उसको मैनेज कर रहा है। द एम्प्लॉयर एक्सप्लॉयट द एम्प्लॉय विद रिगार्ड टू वेजेस। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है, उनको जो वेजेस है वो पूरे नहीं दिए जाते हैं। द वर्कर हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ जॉब। उनको जॉब से किसी भी टाइम निकाल दिया जाता है, उनको कोई सैलरी नहीं दी जाती उस टाइम पे, उनके पास कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, और जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो तक नहीं दी जाती हैं यहाँ पर। तो अगेन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो ओनर कल्टीवेटर है और उनके जो एम्प्लॉय हैं उनके बीच का रिलेशन भी कैसा है? एक्सप्लॉयटेशन का। सब हेडिंग है फैमिली लेबर। Those who have small land holdings or the tenant cultivators work as a family labor। अब यहाँ पर जिनके पास कम ज़मीन होती है या फिर टीनेट कल्टिवेटर्स जिनको किराए पे ज़मीन मिल गई है, वो आपस में मिलकर जो है उस खेत में काम करते हैं। ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, मैन वुमेन चिल्ड्रन वर्क टुगेदर। तो सब मिलकर उस पर काम करते हैं खेत में। एज देयर वेजेस और द एग्रीकल्चरल रिटर्न्स आर वेरी लो। अब वो खुद उस पर काम करते हैं, ज़मीन भी बहुत कम होती है, तो उसका रिटर्न जो होता है काफ़ी कम रहता है। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू मेक बोथ एंड्स मीट। यानी कि कोई भी उनको प्रॉफिट नहीं होता है, जितना ही वो अर्न करते हैं उतना ही उनका एग्रीकल्चर में दोबारा से यूज़ हो जाता है। फोर्थ है जजमानी सिस्टम। द टर्म जजमानी इज यूज्ड फॉर एनीवन स्टैंडिंग इन द रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द कामीन इज वन हु परफॉर्म सर्विस। तो जजमानी सिस्टम किसके लिए है? जो रिलेशन शो करता है एक एम्प्लॉयर का और कामिन का। एम्प्लॉयर जो किसी से काम करवा रहा है और कामिन कौन है? जो उसके लिए सर्विस कर रहा है। इन दोनों के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? जजमानी सिस्टम। अब जजमानी सिस्टम में क्या होता है? एश्योर स्टेबल लेबर सप्लाई टू द डोमिनेट कास्ट
एवरी कास्ट हैज़ अ प्लेस इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द रूरल सोसाइटी। गांव में क्या होता है ना कि पहले से ही डिसाइड होता है कि किस कास्ट के लोग क्या काम करेंगे, तो एक कास्ट के लोग हमेशा डोमिनेट रहें, इसीलिए बाकी जो और कास्ट होती है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब यहाँ पे कामिन वो लोग हैं। अब कामिन जो होते हैं उनको जो भी सैलरी वगैरह मिलती है वो कैश और काइंड में मिल सकती है, जो भी वो सर्विस कर रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, उनको अपना पैसा चाहिए होता है काम के लिए, वो लोन ले लेते हैं लैंडलॉर्ड से, और वो लोन जो है कभी वापस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो इंडेप्टनेस में चले जाते हैं, यानी कि कर्जे की जाल में फंस जाते हैं और सारी उम्र जो है उस लैंडलॉर्ड के लिए काम करते हैं। और यहीं से सिस्टम स्टार्ट होता है बॉन्डेज लेबर का, यानी कि बंधुआ मजदूरी का। कई बार ये जो कर्जा होता है इतना ज़्यादा होता है कि उनकी डेथ के बाद उनके बच्चे जो हैं वो भी उस लैंडलॉर्ड के पास ही काम करते हैं उस डेट को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रूरल फैमिली। फैमिली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द रूरल सोसाइटी। इन ऑलमोस्ट ऑल द रूरल सोसाइटी पैट्रियार्कल जॉइंट फैमिली हैज़ बीन फाउंडेड। फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है एक विलेज एरिया का, और जितनी भी रूरल सोसाइटीज़ होती हैं उसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम फॉलो किया जाता है, साथ ही साथ पैट्रियार्कल सिस्टम होता है जिसमें जो मेन डिसीजन लेते हैं फैमिली के वो कौन होते हैं, उनके फादर। First point है greater homogeneity. The rural family is more homogeneous. The ties that bind the members of the family, husband, wife, parents and children are stronger and last longer. तो जो भी रिलेशन होता है विलेज एरिया में जो लोग रह रहे होते हैं उनका जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और एक दूसरे के साथ वो लोग कॉपरेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड, यानी जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं। जो वर्क होता है उनमें आपस में डिवाइड कर लिया जाता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर कर फील्ड में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। थर्ड पॉइंट है सोशल कंट्रोल एंड इंटरडिपेंडेंस। रूरल फैमिली जो होती है उसमें ग्रेट डिसिप्लिन देखने को मिलता है। जितने भी एल्डर मेंबर्स होते हैं फैमिली के वो अपने यंग मेंबर्स को पूरा कंट्रोल करके रखते हैं, उनका बिहेवियर कंट्रोल करते हैं, उन्हें जो है ट्रेडिशन सिखाते हैं ताकि जो उनकी कल्चर की वैल्यूज़ हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो सके। पॉइंट है अथॉरिटी ऑफ द फादर। फादर जो होते हैं मेन फिगर हेड होते हैं फैमिली के। डिसीजन लेने की पावर जो होती है फादर के हाथ में होती है, और वर्क को कैसे डिवाइड करना है वो भी डिसीजन फादर का ही रहता है। फैमिली की प्रॉपर्टी होती है वो जॉइंटली मैनेज करते हैं फादर, और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी सिर्फ वही कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी नया डिसीजन, कोई इनिशिएटिव, कोई भी फाइनल अथॉरिटी जो होती है लेने की वो उन्हीं के पास रहती है। फिफ्थ पॉइंट क्लोज पार्टिसिपेशन इन वेरियस एक्टिविटीज़। जितने भी मेंबर्स होते हैं विलेज एरिया के वो एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। सबसे पहले तो वो एग्रीकल्चर करते हैं अपना ऑक्यूपेशन, तो उसी में ही वो पार्टिसिपेट करते हैं, सब एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़, फेस्टिवल, मैरिज सेरेमनीज एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर कर ये सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, और साथ ही साथ अपनी हैप्पीनेस को दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कास्ट सिस्टम इन रूरल सोसाइटी। इंडिया के अंदर कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ में, क्योंकि लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लोगों की जो सोच होती है वो उनके कास्ट से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। लोगों का जो स्टेटस होता है, उनको जो भी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वो भी उनके कास्ट के अकॉर्डिंग ही होती है, क्योंकि कास्ट के अकॉर्डिंग ही पहले के टाइम में लोग जो थे ऑक्यूपेशन किया करते थे, और आज भी बहुत सारे रूरल एरियाज़ में ऑक्यूपेशन जो है उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। इवन जो मैरिजेस होती हैं वो भी कास्ट के अकॉर्डिंग की जाती हैं रूरल एरियाज़ में। लोगों के घरों का पैटर्न जो होता है वो एक जैसा आपको दिखाई देगा अगर वो एक ही कास्ट के हैं। उसके अलावा उनकी जो सभ्यता है, जिस तरीके से वो रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कॉमन होती हैं एक कास्ट के लोगों की। और कास्ट कॉन्शियसनेस यानी अपने जाति के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करते हैं जो उनके कास्ट के अगेंस्ट हो। नेक्स्ट पैरा आपने इसी के साथ कंटिन्यू करना है कि जो कास्ट सिस्टम होता है वो पॉलिटिकल लाइफ पे भी इन्फ्लुएंस डालता है, क्योंकि लोग जो है अपने जाति के लोगों को वोट देते हैं। वो चाहते हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है आगे निकल कर आए ताकि उनकी बात जो है वो सरकार तक पहुंचा सके। और उसके अलावा अगर हम बात करें, एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कास्ट सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि ब्राह्मण चाइल्ड विल ड्यू टू द कास्ट ट्रेडिशंस रिसीव एजुकेशन, की पहले
के टाइम में सिर्फ ब्राह्मण्स को अलाउड था कि वो संस्कृत नॉलेज ले सकते हैं, बाकी किसी और कास्ट के लोगों को संस्कृत की नॉलेज जो थी उससे दूर रखा जाता था। इसके अलावा जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैट्रिमोनियल अलाइंसेस की मैरिज भी आप सिर्फ अपनी कास्ट में ही कर सकते हो, अगर आप उसके बाहर जाके करते हो तो वो सोसाइटी उसको अप्रूवल नहीं देगी। और इसके अलावा ऑक्यूपेशनल चॉइस भी जो थी आपकी कास्ट सिस्टम से ही इन्फ्लुएंस होती थी कि जो आपके फोर फादर्स काम करते थे आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको वर्क करना है, आप अपना ऑक्यूपेशन चेंज नहीं कर सकते हो। तो आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारे रूरल एरियाज़ में यही चीज़ जो है फॉलो की जाती है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द रूरल पीपल। विलेज पंचायत सबसे मेन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आकर रूरल सोसाइटी के लोग जो है अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और उसका सॉल्यूशन जो है विलेज के लोग जो है आपस में बैठकर निकालने की कोशिश करते हैं। विलेज पंचायत क्या करती है, रूरल एरियाज़ को हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचने की मदद करती है कि जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँच सके। उसके अलावा विलेज पंचायत के एक हेड होते हैं जो वहाँ पर पीसफुल एटमोसफेयर को मेंटेन करके रखते हैं। और विलेज पंचायत का क्या मेन रोल रहता है कि लोगों के जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व आउट करवाना और ऐसे एक्टिविटीज़ करना, ऐसे सेमिनार्स करवाना, वर्कशॉप करवाना ताकि लोगों का वेलफेयर और डेवलपमेंट हो उस एरिया में। एंड जो भी टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करने हैं वो भी विलेज पंचायत कलेक्ट करती है उस एरिया से और देन उसको सबमिट करती है स्टेट गवर्नमेंट को विलेज के बिहाफ पे। तो पॉलिटिकल लाइफ जो होती है रूरल पीपल की वो बहुत ही सिंपल होती है, जिसमें विलेज पंचायत होती है जो ऑलमोस्ट हर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और विलेज एरिया के लोग जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उन लोगों से, उनसे जाके अपनी बात कह सकते हैं और वो जाकर उनकी बात जो है हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रूरल रिलीजन। जो रूरल सोसाइटी होती है वो एक रिलीजियस सोसाइटी होती है, यानी कि धार्मिक सोसाइटी होती है। वहाँ पर अगर हम रिलीजन को समझने की कोशिश करेंगे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न होगा, क्योंकि वहाँ पर लोग जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा डे टू डे एक्टिविटीज़ में अपने रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, कस्टम्स करते हैं जो कहीं ना कहीं रिलीजन से ही कनेक्टेड है। तो उनके इतने सारे पैटर्न को समझना वो बहुत ही मुश्किल है। रिचुअल्स जो होते हैं उनके डेली लाइफ का पार्ट होते हैं। तो रिलीजियस लोग होते हैं वो स्पिरिट्स में बिलीव करते हैं, मैजिक में, माइथोलॉजीज में बिलीव करते हैं। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक जो रूरल एरिया होता है ना वो पूरा रिलीजियस कॉन्सेप्ट पे बना होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिलीजन से कनेक्ट कर कर जो है अपनी डे टू डे एक्टिविटी में करते हैं और एक रिलीजन के भी फर्दर हमें बहुत सारे सब रिलीजन्स देखने को मिलते हैं रूरल एरियाज़ में। नेक्स्ट हेडिंग है रूरल एजुकेशन। रूरल एजुकेशन की जो नॉलेज होती है, जो एजुकेशन होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, जिसमें एक इंडिविजुअल को किस तरीके से सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करना है, उसको कैसे सोशलाइज होना है वो सिखाया जाता है फॉर्मल तरीके से। इसमें जो न्यू जनरेशन होती है उसको रूल्स रेगुलेशंस सिखाए जाते हैं सोसाइटी के बारे में। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें एक इंडिविजुअल किस तरीके से सोशलाइज होगा सोसाइटी में, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है सिखाए जाते हैं। और रूरल सोसाइटीज़ के अंदर मेन इंपॉर्टेंस इनफॉर्मल एजुकेशन को दी जाती है, यानी कि वो एजुकेशन जो एक इंडिविजुअल जो है अपनी फैमिली से सीखता है, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से सीखता है, अपने नेबरहुड से सीखता है, इनफॉर्मल तरीके से, बिना किसी टाइम बाउंडेशन के, बिना किसी रूल्स रेगुलेशन के। और चिल्ड्रन को उसके घर पे ही सिखाया जाता है ऑक्यूपेशन के बारे में, क्योंकि जो ऑक्यूपेशन उसके घर के लोग कर रहे हैं फर्दर उसको जाके फ्यूचर में वही ऑक्यूपेशन फॉलो करना है। तो इनफॉर्मली उसको ट्रेनिंग जो है घर पे ही दी जाती है। एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इनकेस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। आई होप you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or your syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.